हेलो फ्रेंड्स। अब तक हमने वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के कोर्स में वाइल्ड लाइफ के हैबिटेट इम्प्रूवमेंट, डेवलपमेंट और कंजर्वेशन के पर्पज से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में 4 प्रकार के क्षेत्र नोटिफाइड करने के प्रावधान दिए गए हैं। उस पर बातचीत की है। पहला सेंचुरी था, दूसरा नेशनल पार्क था, तीसरा कंजर्वेशन रिजर्व था और चौथा था कम्युनिटी रिजर्व। इन 4 क्षेत्रों के अलावा और कोई क्षेत्र प्रोटेक्टेड एरियाज की परिभाषा में नहीं आते हैं। लेकिन वर्ष 2006 में एक टाइगर रिजर्व के नाम से एक क्षेत्र का प्रोविजन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में दिनांक 4 सितंबर 2006 को ऐड किया गया। यह चैप्टर 4B के नाम से उसमें जुड़ा हुआ है। ये डेट याद रखना आप, बाद में इस पे एक सवाल पैदा होगा। दिनांक 4 सितंबर 2006 को नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के नाम से चैप्टर 4B वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ऐड किया गया। अब इस चैप्टर में टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, स्टीयरिंग कमेटी और टाइगर फाउंडेशन के नाम से अथॉरिटी, कमेटी और फाउंडेशन के गठन करने, उनके अधिकारों के बारे में, उनकी कार्य प्रक्रिया के बारे में प्रावधान किए गए हैं। ये टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, स्टीयरिंग कमेटी जो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है और टाइगर फाउंडेशन उस पे पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए बनाया जाता है। ये सारे टाइगर्स के कंजर्वेशन के पर्पज से वे बनाना एक्ट के अंदर बताया गया है। टाइगर के नाम से तो हम सब जानते हैं। टाइगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल फर्स्ट के पार्ट फर्स्ट में सीरियल नंबर 39 पर अंकित स्तनधारी प्राणी है, जो अत्यंत संकटग्रस्त प्राणी है। इस संकटग्रस्त प्राणी को बचाने के लिए, इनके हैबिटेट बचाने के लिए और इसकी जो शिकार के रोकथाम के लिए यह कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाना बताया गया है। यहां तक से सबको समझ में आ गया। अब इस चैप्टर 4B में जो धारा 38V है, उसमें टाइगर रिजर्व के बारे में है और टाइगर कंजर्वेशन प्लान के बारे में लिखा गया है। अब ये टाइगर रिजर्व के बारे में इस धारा 38V में क्या लिखा है कि कोई भी राज्य सरकार टाइगर कंजर्वेशन के लिए गठित स्पेशल कमेटी के परामर्श लेने के बाद किसी भी क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित कर सकती है। किस सेक्शन में घोषित कर सकती है? सेक्शन 38B में। इसके अलावा इसके स्पष्टीकरण में यह भी दिया गया है कि सेंचुरी या नेशनल पार्क का कोर या क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट एरिया को स्टेट गवर्नमेंट एक्सपर्ट कमेटी के परामर्श पर उसे क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट एरिया अधिसूचित करती है। क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट एरिया का मतलब इन्होंने ये माना है कि जहां मानवीय दखल को बिल्कुल है बंद करनी आवश्यक है,
टाइगर कंजर्वेशन के लिए। तो मैं इस सेक्शन को पूरा पढ़ के सुनाता हूं। उन राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के आंतरिक या संकट में बाघ आवास क्षेत्रों को, यानी टाइगर हैबिटेट एरियाज को, जहां वैज्ञानिक और विषय परक मानदंडों के आधार पर, साइंटिफिक बेस पे, यह स्थापित किया गया है कि ऐसे क्षेत्र बाघ संरक्षण प्रयोजन के लिए अनुसूचित जनजाति या ऐसे वन निवासियों के अधिकारों पर प्रभाव डाले बिना अक्षत रखना अपेक्षित है, और राज्य सरकार इस प्रयोजन के लिए गठित विशेषज्ञ समिति के परामर्श से उस रूप में अधिसूचित कर सकती है। अब इसके अंदर एक चीज और आई है, अनुसूचित जाति और वन में निवास करने वाले निवासियों के अधिकारों पर प्रभाव बिना डाले। अब मैं याद ला देता हूं कि यह चैप्टर, यह सेक्शन 4 सितंबर 2006 में ऐड किया था। 4 सितंबर 2006 में अनुसूचित जाति और वन में निवास करने वाले निवासियों के अधिकार के बारे में कोई कानून नहीं बना था, और न ही इस एक्ट में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, इस प्रकार का कोई प्रावधान है, और न ही इसकी परिभाषाओं में ये लिखा हुआ है कि अनुसूचित जनजाति की परिभाषा क्या है या वन में निवास करने वाले निवासियों की परिभाषा क्या है। उस समय कोई कानून नहीं था, लेकिन ये प्रावधान ये इसमें ऐड कर दिया गया है। फॉरेस्ट राइट एक्ट, जो अनुसूचित जनजातियों के और वन में निवास करने वाले निवासियों के अधिकारों के बारे में बात करता है, यह अधिनियम 2 जनवरी 2007 में लागू हुआ था। यानी कि जो बाद में कानून लागू हुआ उसके प्रावधान 2006 में ये इस कानून में ऐड किया गया। ये कैसे संभव है? कानूनन कोई भी कानून विज्ञ इसके लिए सहमत नहीं होगा, लेकिन हमारे केंद्रीय वन मंत्रालय ने फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के लागू होने से बहुत पहले ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इस तरह के प्रावधान डाल दिए गए हैं कि अनुसूचित जनजातियों और वन में निवास करने वाले निवासियों के अधिकारों पर प्रभाव डाले बिना। तो इसका मतलब यह है कि जो लोग कानून के जानकार नहीं है ना, उनको कानून बनाने का जिम्मा सौंपा हुआ है। उस समय जहां तक मुझे याद है, वन मंत्री हमारे राजस्थान के रिटायर्ड डीजीपी श्री नमो नारायण जी मीणा थे, और नमो नारायण जी मीणा को अनुसूचित जनजातियों से काफी लगाव था और उनकी समस्याओं को वे जानते थे, क्योंकि वे भी अनुसूचित जनजाति के सदस्य थे और वे सवाई माधोपुर के रहने वाले थे। सवाई माधोपुर में मुख्यतः रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा था। तो उस टाइगर प्रोजेक्ट से कोई प्रॉब्लम हुई होगी, तब ये एक्ट बनाया। और इस एक्ट में जब ये प्रोविजन डाल दिया गया अनुसूचित जाति और वन निवासियों के बारे में, तो फिर इन्होंने बाद में फॉरेस्ट राइट एक्ट भी बना दिया, जो बाद में बनाया। ये बनाया 4 सितंबर 2006 को, और फॉरेस्ट राइट एक्ट बनाया 2 जनवरी 2007 को लागू हुआ भारत में राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद। अब नाम तो है टाइगर कंजर्वेशन प्लान का। टाइगर को ये पता नहीं है कि मुझे नुकसान के किस प्रकार के लोग पहुंचा सकते हैं। अनुसूचित जनजाति वाले कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, या वन में रहने वाले निवासियों से उसको कोई नुकसान नहीं है।
टाइगर कंजर्वेशन के लिए मानवीय दखल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये सेंचुरी और नेशनल पार्क के प्रावधानों में अंकित है। इसके अलावा इस धारा 38V के स्पष्टीकरण सेकंड में बफर और पेरिफेरल एरियाज के बारे में भी बताया गया है कि बफर और पेरिफेरल एरियाज में जहां टाइगर के साथ में मानव का सहजीवन अस्तित्व में संभव है, मानव की जीविका उपार्जन, उसकी कल्चर, उसका वहां रहना और टाइगर का रहना भी दोनों साथ साथ हो सकते हैं कि जहां केवल टाइगर कोर्स से बाहर निकल के विचरण करता है और फिर चला जाता है, ऐसे एरिया को भी विशेषज्ञ कमेटी से तय किया गया है, किनमें नेशनल पार्क और सेंचुरीज में। जबकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का सेक्शन 24 जो नेशनल पार्क में भी लागू होता है और सेंचुरी में भी लागू होता है, वो ये कहता है कि नेशनल पार्क या सेंचुरी में जो लोग रहते हैं उनकी लैंड और उनके राइट्स को एक्वायर किया जाना है, और लैंड को एक्वायर किया जाना है लैंड एक्विजिशन एक्ट के अनुसार, यानी कि वह एक्वायर करना कंपलसरी स्टेट गवर्नमेंट के, ताकि वहां से मानव की बस्तियों को और उस क्षेत्र को मानव से बेदखल किया जाए। अब समस्या ये आती है कि टाइगर रिजर्व होने के बाद में नेशनल पार्क और सेंचुरी का जो क्षेत्र है वह उसका लीगल स्टेटस नेशनल पार्क या सेंचुरी रहेगा या टाइगर रिजर्व रहेगा। यदि उस क्षेत्र का लीगल स्टेटस उसे टाइगर रिजर्व घोषित करने के बाद भी सेंचुरी या नेशनल पार्क का रहता है तो वहां सबको हटाया जाना कंपलसरी है। जो लोगों के वहां भूमि के अधिकार है और जो अन्य अधिकार है, उन अधिकारों को एक्वायर करके उन लोगों को हटाया जाना कंपलसरी होता है नेशनल पार्क और सेंचुरी। अब टाइगर रिजर्व लागू हो गया ना, तो टाइगर रिजर्व में इसी धारा 38V के सब सेक्शन 5 में यह है कि स्वैच्छिक विस्थापन का उसमें प्रोविजन डाल दिया गया। यदि अनुसूचित जनजाति और वन में निवास करने वाले निवासियों को वहां से विस्थापित करना आवश्यक ही है कि दोनों साथ साथ नहीं रह सकते, तो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के क्षेत्र से उनको स्वैच्छिक विस्थापन की एग्रीमेंट और शर्तों के आधार पर उनको एक विशेष पैकेज दे करके और उनको वहां से रीलोकेट किया जाने का प्रावधान डाला हुआ है। अब यदि वो क्षेत्र का लीगल स्टेटस टाइगर रिजर्व हो गया है तो जो वहां निवासी है कौन, अनुसूचित जनजाति और वन में रहने वाले निवासियों का विस्थापन सेक्शन 38V के सब सेक्शन 5 के तहत स्वैच्छिक रीलोकेशन करना होता है। और जो अन्य जातियों के लोग रहते हैं वो उनका भी इसके अनुसार तो स्वैच्छिक रीलोकेशन ही होना चाहिए। लेकिन यदि वह क्षेत्र टाइगर रिजर्व उसका लीगल स्टेटस है तो टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में धारा 27(1) और 29 लागू नहीं होती है जो सेंचुरी में लागू होती है, और धारा 35 का सबसेक्शन 6 लागू नहीं होता है जो नेशनल पार्क में लागू होता है। अब हम आते हैं वापिस एक बार जानने के लिए कि धारा 27 का सबसेक्शन 1 क्या है। धारा 27 का सबसेक्शन 1 यह है कि सेंचुरी में प्रवेश निषेध किया गया है कि कुछ पर्टिकुलर व्यक्तियों के अलावा कोई भी व्यक्ति बिना अनुज्ञा पत्र के अभयारण्य में प्रवेश नहीं करेगा। और ये धारा 27(1) एज इट इज नेशनल पार्क के संबंध में भी लागू होती है। और धारा 29 ये कहती है कि सेंचुरी के
हैबिटेट को बिना अनुज्ञा के नष्ट नहीं किया जा सकता है। इसमें न तो कोई फ्लोरा फौना को नष्ट किया जा सकता है, न किसी वाइल्ड लाइफ को नष्ट किया जाता है, न इसके लैंडस्केप को चेंज किया जा सकता है, न इस भूमि को तोड़ा जा सकता है, न पानी के फ्लो को डाइवर्ट किया जा सकता है, न ही पानी के फ्लो को रोका जा सकता है। यानी कि हैबिटेट प्रोटेक्शन का जो पूरा प्रावधान है वो सेक्शन 29 में दिया हुआ है। और नेशनल पार्क के संबंध में एक अलग से सेक्शन बना हुआ है, सेक्शन 35 का सब सेक्शन 6, जिसके अनुसार यही हैबिटेट डिस्ट्रक्शन पर रोक लगाई गई है बिना अनुज्ञा पत्र के। लेकिन टाइगर रिजर्व में ये सेक्शन 27(1) और 29 का कोई प्रावधान लागू नहीं है। यानी कि टाइगर रिजर्व में बिना अनुमति के कोई भी व्यक्ति आ जा सकता है और टाइगर रिजर्व में हैबिटेट को नष्ट करने के लिए किसी प्रकार की अनुज्ञा की जरूरत नहीं है, वो निषेध नहीं है। इस प्रकार से तो टाइगर रिजर्व का प्रोटेक्शन कमजोर हो रखा है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जैसे सवाई माधोपुर है राजस्थान में या सरिस्का है, वहां पर्यटकों की एंट्री के लिए तो प्रवेश शुल्क लगाया गया है, यानी कि एंट्री के लिए परमिशन दी जाती है। यानी कि वही सेंचुरी और या नेशनल पार्क जो भी स्टेटस होगा वो उसके अनुसार पर्यटकों को सशुल्क अनुमति देने का प्रावधान है और वो किया जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर वहां जो लोग निवासी है वो उनका स्वैच्छिक विस्थापन टाइगर रिजर्व की तर्ज पे किया जा रहा है। तो इस तरह से यह चैप्टर 4B की ऐड करने से और ये इसके प्रावधान सेक्शन 24 के विरोधाभासी हो गए हैं। और वैसे मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सहमत हूं कि टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बना दी सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो पैसा दे रही स्टेट गवर्नमेंट को उसके टाइगर हैबिटेट के इंप्रूवमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो भी है सलाह भी दे देती है, वो भी ठीक है। लेकिन लीगली टाइगर रिजर्व घोषित करके और उसको सेंचुरी और नेशनल पार्क से कमजोर बनाया जाना कि उसके अंदर कोई भी एंट्री कर सकता है, उसके अंदर कोई भी हैबिटेट को नष्ट करने के लिए अनुमति की भी जरूरत नहीं होती है, यह टाइगर के लिए नुकसानदायक किया गया है और वन अधिकारियों को कंफ्यूजन में डाल दिया है। अब वो एक तरफ इसको सेंचुरी नेशनल पार्क के अनुसार इसके अंदर प्रवेश निषेध किए बैठे और दूसरी तरफ टाइगर रिजर्व के अनुसार लोगों को स्वैच्छिक विस्थापन की कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये यहां गड़बड़ हो गई। ये इस प्रकार से मैंने आपको टाइगर रिजर्व के बारे में बताया। ये टाइगर रिजर्व प्रोटेक्टेड एरियाज में नहीं आते हैं, लेकिन इन टाइगर रिजर्व में नेशनल पार्क और सेंचुरी एरियाज भी शामिल कर लेने से नेशनल पार्क और सेंचुरी के लीगल स्टेटस पर सवाल खड़ा हो गया है। और यही कारण है कि भारत में जहां भी टाइगर रिजर्व है वह उस क्षेत्र में जो लोगों का भूमि पर अधिकार है या अन्य अधिकार है, वे न तो धारा 24 के तहत राज्य सरकार द्वारा एक्वायर किए जा रहे हैं और न ही उनको स्वैच्छिक विस्थापन पैकेज के फॉर्मूले से उनको वहां पूर्ण रूप से हटाया जा रहा है। 2006 के बाद में आज 2022 आ गया है। इतने साल बीतने के बाद में भी वहां लोग अपने अधिकारों को लिए बैठे हैं, तो इसका दुष्प्रभाव टाइगर पे होता है। तो मुझे लगता है कि नमो नारायण जी मीणा साहब ने टाइगर की बजाय अपने वोटों के कंजर्वेशन पे पूरा ध्यान रखा है, जो कि होना नहीं चाहिए। और इसके अलावा इसमें ये भिन्न भिन्न कमेटियां बनाई, एक्सपर्ट कमेटियां बनाई, इसके अंदर एनजीओ को मेंबर बनाया गया है और कई जो राजनीति से संबंधित लोग हैं और अपने आप को वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट करते हैं, एक हैट लगा लेते हैं, एक जैकेट पहन लेते हैं और टाइगर रिजर्व में घूमते हैं। वन अधिकारी वहां के जो सेंचुरी नेशनल पार्क के जो ऑफिसर्स है, फर्स्ट ऑफिसर्स है, वो उनकी अवगत करते हैं, बढ़िया रेस्ट हाउस में ठहराते हैं, जी चोरी करते हैं। ये खेल यहाँ चल रहा है जो टाइगर की कंजर्वेशन के लिए सही नहीं है। मेरी सरकार से ये गुजारिश है
कि नेशनल पार्क और सेंचुरी जहां उच्च स्तरीय सुरक्षा के प्रावधान बने हुए हैं उन्हीं को लागू किया जाए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इंदिरा गांधी ने 1972 में ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया। ये और उस समय जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट से जो कानून विशेषज्ञ थे वो बहुत समझदार थे और उन्होंने सेंचुरीज और नेशनल पार्क के लिए बड़े कड़े कानून बनाए थे। उन कानूनों को ढीला करने के लिए एक टाइगर रिजर्व अलग से बना करके और नेशनल पार्क और सेंचुरीज के एरियाज को भी टाइगर रिजर्व में शामिल कर लिया गया। यह गलत है, इसको ठीक करना चाहिए वापस। कोई बात नहीं, गलती होगी तो उसको ठीक करना चाहिए। धन्यवाद।